अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। यारा तेरी यारी तहरीर है अलीना मीर की, किस नंबर 2। चलिए आइए शुरू करते हैं। तुम बहुत ही भूखी हो, एक तो मेरा समोसा खा लियो और अब अगर साहिब मंगवा कर दे रहे हैं तो तुम वो भी नहीं मंगवाने दे रही हो, अजहान ने उसे घूरते हुए कहा। अच्छा मैं मंगवा देता हूँ, तुम लड़ना बंद करो, अब साहिब ने कहा और अजहान ने समोसे मंगवा कर दिए। सनोबर और फ़ाइका तो बस मुंह खोले इन्हीं को देख रही थी और इर्तिज़ा फ़ाइका को देखने में मगन था। सनोबर ने सेहराब को आते देखा तो उसे इशारा करके अपनी तरफ बुला लिया। वो भी इन्हें ढूंढता हुआ ही आया था इधर। हाँ भाई, तुम लोगों की तो आज आखिरी क्लास भी नहीं है, तो क्या इरादा है? फिर सेहराब ने चेयर पर बैठते हुए रमज़िया, सनोबर और फ़ाइका को देखते पूछा। घर जाएंगे हम, और क्या? इनसे पहले ये अजहान बोला। सेहराब उसे घूरते हुए जवाब देने ही लगा था कि सेहराब का मोबाइल बजा। उसने मोबाइल देखा तो घर से कॉल आ रही थी। उसने सबको खामोश रहने का इशारा किया और कॉल उठाई। सब उसकी तरफ ही देख रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। सेहराब ने कॉल उठाकर पहले सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। दूसरी तरफ से सेहराब की अम्मी थी जो इसे जल्द अज जल्द हॉस्पिटल आने का कह रही थी। रमज़िया के वालिद को हार्ट अटैक हुआ था और सास सनोबर और रमज़िया को भी साथ लाने का कह रही थी। क्या हुआ अम्मी, सब खैरियत तो है न? सेहराब अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने जल्दी से पूछा। बाकी सब भी अब परेशानी से सेहराब को देख रहे थे। ठीक है अम्मी, मैं आता हूँ इनको लेकर। अल्लाह हाफिज़। सेहराब ने जल्दी से बात ख़त्म करके कॉल काटी। क्या हुआ सेहराब, ताई अम्मी क्या कह रही थी? सनोबर ने पूछा। सेहराब को समझ नहीं आ रही थी कि कैसे बताएं। बताओ ना सेहराब, सनोबर ने दोबारा पूछा। सब उसके पास आकर खड़े हो गए थे और उसके जवाब के मुंतज़िर थे। वो अम्मी हमें हॉस्पिटल आने का कह रही थी, सेहराब ने धीरे से बताया। क्यों हॉस्पिटल क्यों? साहिब ने पूछा। सब खैरियत है ना? कौन है हॉस्पिटल में? सिराब से बोला ही नहीं जा रहा था। हिम्मत करके बोला, रमज़िया के बाबा। रमज़िया को लगा उसे सुनने में गलती हुई है। उसने दोबारा सेहराब की तरफ देखा जो रमज़िया को कह रहा था कि अंकल को हार्ट अटैक हुआ। रमज़िया को लगा कि उसका दिल बंद हो जाएगा। वो जल्दी से इन सबको पीछे करते हुए गेट की तरफ भागी। वो सब भी इसके पीछे भागे। सबसे आगे साहिब था। वो पहले रमज़िया के पास पहुंचा और रमज़िया को बाजू से पकड़ कर रोका। मेरे बाबा बाबा मेरे बाबा हॉस्पिटल में। रमज़िया से बोला ही नहीं जा रहा था। कुछ नहीं हुआ रमज़िया, रिलैक्स, हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, अंकल ठीक होंगे, परेशान ना हो। साहब ने दुख से उसे देखा। बाकी सब भी आ गए थे। सनोबर और फ़ाइका ने रमज़िया को पकड़ा और वो लोग सेहराब की गाड़ी में बैठ गई। रिजहान, फ़हीम और रोमान साहिब के साथ उसकी गाड़ी में बैठ गए। इन सब ने भी रमज़िया के बाबा को देखने हॉस्पिटल जाना था। इर्तिज़ा वो भी साहिब की गाड़ी में बैठने लगा था जब फ़ाइका की पास पे मुड़ा और वो उसे इशारे से पास बुला रही थी। इर्तिज़ा सेहराब की गाड़ी के पास किया और फ़ाइका की तरफ देखा और कहा, जी बोलो। फ़ाइका ने अपनी हैवी बाइक की चाबी उसकी तरफ बढ़ाई कि ये मेरे बाइक की इसका मैं क्या करूँ? इर्तिज़ा ने चाबी उसके हाथ से लेकर पूछा। ये तुम ले जाओ और सुबह यूं ही ले आना, मुझे सेहराब ड्रॉप कर देगा। ठीक है। इर्तिज़ा ने उसे देखा और साहिब की गाड़ी की तरफ आया। यार साहिब तुम लोग जाओ, मैं फ़ाइका की बाइक पर आ जाता हूँ। ठीक है साहिब, उसने जवाब देते गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा के ले गया। सेहराब इनसे पहले निकल गया था। इर्तिज़ा ने भी बाइक स्टार्ट की और इनके पीछे पीछे आने लगा। 20 मिनट में वो सब हॉस्पिटल के बाहर थे। रमज़िया सबसे पहले निकली और भागते हुए हॉस्पिटल के गेट से अंदर आई। बाकी सब भी इसके पीछे आए। सेहराब ने रिसेप्शन पर खड़ी लड़की से रूम का पूछा। लड़की ने बताया 2nd फ्लोर पर 3rd रूम है जहाँ रोहेल वकास एडमिट थे। वो सब 2nd फ्लोर पर आए। रूम के बाहर सेहराब का बड़ा भाई खड़ा था। रमज़िया जल्दी से इनकी तरफ बढ़ी। वो सब भी इसके पीछे पीछे आए। शहीर भैया, पापा कैसे हैं? क्या हुआ इनको? वो ठीक तो है ना? आप ही कहाँ हैं? मैं रमज़िया ने एक ही सांस में सारे सवाल पूछ लिए। अब ठीक है अंकल, उफ़क अंदर है, अंकल के पास आप जाओ, अंदर मिल लो इनसे, शहीर ने उसे कहा और वो रूम की तरफ बढ़ गई। शहीर सेहराब का सबसे बड़ा भाई था। इन सब से उसे बहुत मोहब्बत थी, पर सनोबर, रमज़िया और फ़ाइका को तो अपनी बेटियों की तरह ट्रीट करता था। कैसे अंकल? क्या कहा डॉक्टर्स ने? रमज़िया के अंदर जाने के बाद सेहराब ने शहीर से पूछा। डॉक्टर्स कुछ खास पर उम्मीद नहीं है। इनका कहना है कि हार्ट अटैक लास्ट स्टेज का था और बर वक्त हॉस्पिटल आने की वजह से फ़िलहाल तो तबीयत संभल गई है, पर अभी कुछ कह नहीं सकते, शहीर ने तफसील से बताया। वो सब एक दूसरे को देख रहे थे और इनके दिमाग में एक ही बात थी कि अगर अंकल को कुछ हो गया तो उफ़क और रमज़िया का क्या होगा? कैसे रहेंगे वो अंकल के बिना? रमज़िया जब अंदर आई तो उसे बेड पर अपने पापा लेटे नजर आए और पास ही उफ़क खड़ी थी, जबकि सेहराब की अम्मी सोफे पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। उफ़क ने सर उठाकर देखा तो रमज़िया को देखकर उसकी आंखों में आंसू चमके। रमज़िया ने धीमी आवाज़ में सलाम किया। उफ़क ने भी धीरे से जवाब दिया, जबकि सेहराब की अम्मी ने सर हिलाकर सलाम का जवाब दिया। रमज़िया उफ़क के पास आकर उसके गले लगी और रोने लगी। उफ़क आहिस्ता आहिस्ता उसे चुप करवा रही थी। खुद पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था, पर वो कर रही थी। वो बड़ी थी, उसे ही हौसले से सब बर्दाश्त करना था। सेहराब की अम्मी उठकर आई और रमज़िया के सर पर हाथ रखा। बेटा रो नहीं, दुआ करो।
दुआ से सब ठीक हो जाएगा। रमज़िया ने एक नज़र अपने पापा को देखा जो दुआओं के ज़ेर असर सो रहे थे। फिर बोली, मैं नमाज़ पढ़ लूँ, टाइम जा रहा है, मैं आती हूँ। फिर वो कहकर बाहर आ गई। सब ने उसे रूम से निकलते देखा तो उसकी तरफ आए। अंकल कैसे हैं? रमज़िया सब ने पूछा। सो रहे हैं, आप भी कह रही थी कि पहले से कुछ बेहतर है, रमज़िया ने आहिस्ता से जवाब दिया। फ़ाइका ने कहा, अल्लाह पाक शफा अता फरमाए। सब ने ज़ेर लब आमीन कहा। मैं नमाज़ पढ़ के आती हूँ, ठहरो हम भी चलती हैं। सिनोबर और फ़ाइका भी उसके साथ ही प्रेयर रूम में आ गई और अब तीनों नमाज अदा कर रही थी। सिराब ने भाई को भेज दिया कि वो सब वहाँ थे, अगर ज़रूरत पड़ी तो बुला लेंगे। शहीर के जाने के बाद साहिब ने इर्तज़ा, रुमान, फ़हीम और अजहान को भी घर जाने का कहा। उन्होंने इनकार किया कि वो घर बता चुके हैं कि वो हॉस्पिटल में और रमज़िया के पापा की तबीयत की वजह से। फिर साहिब भी चुप कर गया। थोड़ी देर बाद रमज़िया, स्नोबर और फ़ाइका भी आ गई। तुम लोग गए नहीं अभी तक? स्नोबर ने करीब आके पूछा। नहीं, हम इधर ही हैं जब तक अंकल ठीक नहीं हो जाते, जहान ने कहा। रमज़िया ने जहान को देखा और बोली, नहीं तुम लोग जाओ, थक गए होगे, बाबा ठीक हैं। अब अगर कुछ मसला हुआ तो मैं बता दूंगी। कोई भी राज़ी ना था पर रमज़िया के ज़िद करने पर सबने उसकी बात मान ली। अजहार, रोमान, फ़हीम पहले निकले, फिर इर्तिज़ा फ़ाइका को लेकर निकला। वो इसे घर ड्रॉप कर देगा, इसकी बाइक समेत। अब भी सेहराब भी अपनी अम्मी को रूम से ले आया। इसका इरादा स्नोबर और अपनी अम्मी को घर छोड़कर दोबारा आने का था पर रमज़िया ने मना कर दिया कि नहीं, वो घर ही रहे, अगर कुछ हुआ तो वो कॉल कर देगी। सेहराब के जाने के बाद रमज़िया ने साहिब को भी कहा कि वो चला जाए घर, मगर साहिब ने यह कहकर उसे चुप करा दिया कि रमज़िया, तुम्हारे बाबा मेरे भी कुछ लगते हैं, मैं इनके बेटों जैसा हूँ और बेटा अपने बाप को तकलीफ़ में छोड़ के कैसे जा सकते हैं। इसकी बात सुनती रमज़िया रो पड़ी। अच्छा बस अब रो नहीं, तुम अंदर आप ही के पास जाओ, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ, साहब तेज लहजे में बोला ताकि वो चुप कर जाए और वह अंदर फ़क के पास आ गई। आप ये सब कैसे हुआ? रमज़िया ने फ़क से पूछा। मैं ऑफिस जाने के लिए रेडी हुई थी, जैसे ही बाबा के रूम में गई तो देखा पापा ने दिल पर हाथ रखा हुआ है और तकलीफ़ से बेहाल हो रहे थे। मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या करूँ। फिर मैंने शहीद भैया को कॉल की और वो आ गए आंटी के साथ। फिर हम बाबा को हॉस्पिटल ले आए। फ़क ने आहिस्ता से रमज़िया को सारी बात बताई। सुबह से आप हॉस्पिटल में हैं और आप मुझे अब बता रही हैं आप ही? रमज़िया ने दुख से कहा। मुझे कुछ होश नहीं था रमज़िया, बस याद था तो सिर्फ इतना कि अल्लाह के बाद अगर हमारा कोई सहारा इस ज़मीन पर है तो वो हमारे बाबा हैं। अगर अल्लाह ना करे बाबा को कुछ हो गया तो हम, इससे आगे फ़क से बोला ही नहीं गया। आप ही परेशान ना हो, अल्लाह पाक सब अच्छा कर देंगे। वो हम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वो हमारी बर्दाश्त से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देंगे। रमज़िया ने फ़क के आंसू साफ़ किए। दरवाजे पर दस्तक देकर साहिब अंदर आया। साहिब तुम नहीं गए अभी तक? फ़क ने साहिब से कहा। अस्सलाम वालेकुम आपी, आपको लगता है कि आपका भाई आपको ऐसे अकेला छोड़कर जाएगा, वो भी इस टाइम? साहिब ने थोड़ी खफकी दिखाई। वालेकुम अस्सलाम। नहीं मेरे जज्बाती भाई, मुझे यकीन है कि तुम ऐसे वक्त में हमें छोड़ कर नहीं जा सकते। उफ़क ने प्यार से कहा। वैसे तो उफ़क को इन सब से उनसियत थी मगर साहिब को तो वो अपना सगा भाई ही समझती थी। वजह साहिब के बाबा थे जो इसके बाबा के बेस्ट फ्रेंड थे। वो उफ़क और रमज़िया को अपनी बेटियां ही समझते थे। वो कहते और कहते भी थे। अच्छा सब बातें छोड़े, ये मैं खाना लाई हूँ, जल्दी से निकालें, खुद भी खाएं और मुझे भी दें। साहिब ने खाना उफ़क को पकड़ाते हुए कहा। उफ़क भी बिला चूँच रहा उसकी बात मानकर खाना निकालने लगी। इर्तिज़ा ने जैसी बाइक फ़ाइका के घर के आगे रोकी, फ़ाइका जल्दी से बाइक से उतरी। इर्तिज़ा भी बाइक से उतरा। ठीक है मैं चलता हूँ, अब ये लो चाबी। इर्तिज़ा ने बाइक की चाबी फ़ाइका की तरफ बढ़ाते हुए कहा। तुम अंदर नहीं आओगे? फ़ाइका को जैसे उम्मीद ना थी कि वो गेट से ही वापस चला जाएगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं आ जाता हूँ। इर्तिज़ा का दिल तो खुशी से झूम रहा था। गेट खुला था, फ़ाइका अंदर आई, इसके पीछे इर्तिज़ा भी अंदर आया। वो साथ साथ पूरे घर का जायज़ा भी ले रहा था। अंदर आकर फ़ाइका एक कमरे की तरफ आई और दरवाज़ा बजाया और बोली, नानो जान मैं अंदर आ जाऊँ? अंदर से इजाज़त मिलते ही वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आई और इर्तिज़ा भी उसके पीछे अंदर आए। अस्सलाम वालेकुम नानो जान, फ़ाइका सलाम करते हुए अपनी नानो के गले लगी। वालेकुम अस्सलाम। आ गया मेरा बच्चा? आज देर कर दी। फ़ाइका ने देर से आने की वजह बता दी कि रमज़िया के अब्बू बीमार हैं। उन्होंने कहा, अच्छा अल्लाह पाक सेहतयाब करे। अब इनकी नज़र सामने खड़े इर्तिज़ा पर पड़ी तो कहने लगी कि ये कौन है? फ़ाइका ने इर्तिज़ा को घूर के देखा जो अभी तक वैसे ही खड़ा था। नानो जान ये इर्तिज़ा है, यही छोड़ने आया है मुझे, फ़ाइका ने तारुफ़ करवाया। अच्छा ये इर्तिज़ा है, नानू ने उसे घूरते हुए कहा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। इर्तिज़ा ने जल्दी सलाम किया। है मैं तुम्हें कहाँ से आंटी लगती हूँ लड़के? नानो ने नागवारी से उसे देखा और बौखला गया कि अब आंटी ना बोले तो और क्या बोले। नानो ने शायद इसकी परेशानी भांप ली थी तभी बोली, इर्तिज़ा बच्चे तुम भी मुझे नानो ही बोलो जैसे फ़ाइका बोलती है, ठीक है? इर्तिज़ा की तो खुशी देखने वाली थी, जैसे उसे कोई ख़जाना मिल गया हो। जी जी नानो, इर्तिज़ा ने अपनी खुशी से बेकाबू हालत को कंट्रोल करते हुए कहा।
فائقہ جو کب سے دیکھ رہی تھی کہ اپنی ہنسی کنٹرول کرنے میں بے حال ہو رہی تھی کہ ارتضیٰ کو آج تک کتنی شرافت سے کہیں بیٹھے تو نہیں دیکھا تھا اس نے۔ فائقہ جاؤ جا کر کچھ کھانے پینے کو لے کر آؤ بچے کے لیے، نانو نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ جی نانو، وہ بھی اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ کمرے میں آئی تو دیکھا نانو اور ارتضیٰ دونوں کسی بات پر کہکے لگا رہے تھے اور وہ حیران ہو رہی تھی کہ آج تک اس نے کبھی نانو کو ہنستے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ٹیبل رکھ کے کچن میں گئی، چائے کے ساتھ نگرس اور سموسے فرائی کر کے رکھے تھے، وہ لا کر ٹیبل پر رکھے اور خود بھی نانو کے پاس بیٹھ گئی، جو ارتضیٰ کی بات بتا رہے تھے کہ وہ کتنے مزے کی باتیں کرتا ہے۔ اور فائقہ بیچاری سوچ رہی تھی کہ ایسی کون سی باتیں بتا رہا تھا ارتضیٰ نانو کو کہ آج تک اسے تو نہیں سنائی ایسی باتیں۔ اذہان گھر پہنچا تو سیدھا اپنے روم میں آ گیا، وہ بھی فریش ہونے جا ہی رہا تھا کہ تانیہ بیگم اسے کمرے میں آئی۔ السلام علیکم ماما، اذہان ان کے قریب آیا۔ وعلیکم السلام، کیسی طبیعت ہے اب رمضیہ کے والد صاحب کی؟ تانیہ بیگم نے اسے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا۔ ماما بس دعا کریں وہ ٹھیک ہو جائے، ورنہ ڈاکٹرز کچھ زیادہ پر امید نہیں ہے، اذہان افسردہ ہوتے ہوئے کہا۔ وہ ایسا ہی تھا، اپنوں کی ذرا سی تکلیف پہ تڑپ جانے والا۔ انشاءاللہ سب بہتر ہوگا، پریشان نہ ہو۔ کھانا لاؤں؟ کھانا کھاؤ گے؟ انہوں نے اس کو تسلی دیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں ماما ابھی نہیں، اذہان نے منع کر دیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے چائے بھجواتی ہوں، تم فریش ہو جاؤ۔ تب تک تانیہ بیگم نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ وہ بھی فریش ہونے چلا گیا۔ امی امی کہاں ہیں آپ؟ رومان جب گھر پہنچا تو دروازے سے ہی اپنی امی کو آوازیں دیتا ہوا آیا۔ کیا ہوا، کیوں چلا رہے ہو؟ ہنا جو کچن میں تھی باہر آ کے پوچھنے لگی۔ السلام علیکم امی، رومان نے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام میرا شہزادہ، انہوں نے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اندر لاؤنج میں رکھے صوفوں میں سے ایک پر آ کر بیٹھ گئی۔ رومان بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ امی رمضیہ کے ابو بیمار ہیں، آپ دعا کریں نا وہ ٹھیک ہو جائے۔ امی وہ دونوں بہنیں اکیلی رہ جائیں گی، ان کا اپنے بابا کے سوا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، رومان کہتی ہوئی رو پڑا۔ وہ جانتا تھا باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو اولاد دنیا کی ٹھوکروں کی زد میں آ جاتی ہے۔ کچھ نہیں ہوگا بیٹا، اللہ پر بھروسہ رکھو، انہوں نے رومان کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ امی میرے پاس تو آپ ہیں، ان کے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے اپنے بابا کے سوا۔ امی میں نے آج دیکھا ہے رمضیہ کو، کیسے وہ تڑپ رہی تھی۔ امی مجھ سے نہیں دیکھا گیا، امی آپ دعا کریں نا پلیز، وہ روتے ہوئے ایک ہی بات کہے جا رہا تھا۔ رومان میرے بچے سنبھالو خود کو، میں کروں گی، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، انہوں نے اسے چپ کراتے ہوئے کہا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ وہی رومان ہے جو دنیا والوں کے سامنے ہنستا مسکراتا رہتا تھا؟ یہ تو وہ تھا جس نے اپنے باپ کو کھویا تھا۔ اس تکلیف کا اندازہ تھا اسے جس سے رمضیہ اور افق گزر رہی تھی۔ صبح وہ سب یونٹ جانے سے پہلے ہاسپٹل آئے تھے اور اس وقت روہیل صاحب کے پاس تھے۔ انکل بس جلدی سے ٹھیک ہو جائے ورنہ یہ رضیہ سلطانہ آنسوؤں کے دریا بہا دے گی، اذہان نے رمضیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو آرام سے بیٹھی تھی، اذہان جو غصے سے گھورنے لگی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے اس کے بابا نے کہا نہیں میری لاڈو تو بہت بہادر ہے، یہ نہیں روتی۔ رمضیہ نے اذہان کو منہ چڑھایا اور اذہان منہ بناتے پیچھے ہوا۔ چلو اب نکلتے ہیں، صنوبر نے کہا۔ تم نہیں جا رہی رمضیہ؟ روہیل صاحب نے رمضیہ سے پوچھا۔ نہیں بابا اب ٹھیک ہو جائے پھر جاؤں گی، رمضیہ نے آہستہ سے کہا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، اور صاحب ہے نا میرے پاس، افق بھی ہے، تم آرام سے جاؤ۔ پر بابا میں نے کہا نا رمضیہ، روہیل صاحب نے تنبیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ صاحب بولا رمضیہ میں ہوں ادھر، تم پریشان نہیں ہو، انکل بالکل ٹھیک ہیں۔ تو وہ بھی بنا ضد کیے سب کے ساتھ یوں ہی آ گئے۔ صاحب نثار کہاں ہے؟ مجھ سے ملنے بھی نہیں آیا۔ سب کے جانے کے بعد روہیل صاحب نے صاحب سے پوچھا۔ وہ جو افق کو فروٹس کاٹتے دیکھ رہا تھا فوراً روہیل صاحب کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ پاپا شام تک آ جائیں گے، وہ ایک میٹنگ کے سلسلے میں اسلام آباد گئے ہیں، ماما اور ارباب بھی گئی ہیں ان کے ساتھ، میں نے انہیں رات میں ہی بتا دیا تھا آپ کی طبیعت کا، شام تک آ جائیں گے، وہ صاحب نے تفصیل سے جواب دیا۔ افق اب روہیل صاحب کو فروٹس کھلا رہی تھی، صاحب کو دیکھ کر بولی تم تھوڑی دیر آرام کر کے لیے گھر جا کر کل سے ادھر ہی ہو۔ نہیں میں ٹھیک ہوں آپ بھی، صاحب نے افق سے کہا۔ بیٹا چلے جاؤ، تھوڑا آرام کر لو، گھر جا کر پھر آ جانا شام کو۔ ناچار صاحب کو ان کی بات ماننی پڑی اور وہ گھر آ گیا۔ رمضیہ کلاس سے نکل ہی رہی تھی کہ سامنے سے سیراب آتا ہوا نظر آیا، وہ تینوں سے دیکھ کر رک گئی۔ رمضیہ مجھے صاحب کی کال آئی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ روہیل انکل کو لے کر وہ لوگ گھر جا رہے ہیں، تم لوگ سیدھا گھر آ جانا، سیراب نے تفصیل سے بتایا۔ پر مجھے تو آپ ہی نے کال کر کے نہیں بتایا، رمضیہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ آپ ہی تمہیں کال کر رہی تھی پر تم نے پک نہیں کی کال، اس لیے صاحب نے مجھے کال کر کے کہا، سیراب نے جلدی سے بتایا۔ ٹھیک ہے نکلتے ہیں پھر، صنوبر نے کہا۔ او میڈم تم کدھر؟ تم ابھی میرے ساتھ گھر چلو، پھر شام میں امی والوں کے ساتھ آئیں گے انکل کا پتہ کرنے، سیراب نے صنوبر کو گھورتے ہوئے کہا۔ تم کبھی میری بات نہیں مانتے، صنوبر نے منہ پھیلا کر کہا۔ سیراب جواب دینے لگا کہ رمضیہ بولی ٹھیک ہے بات ختم کرو، اب تم لوگ شام میں آ جانا پتہ کرنے پاپا کا۔ کہ ٹھیک ہے میں باقی سب کو بتا کے آتا ہوں، سیراب ان کو کہہ کے گراؤنڈ کی طرف آ گیا جہاں وہ سب کلاس بنک کر کے مزے سے بیٹھے تھے۔
हाथ साहिब नहीं आया था और इस बात का वो सब पूरा फ़ायदा उठा रहे थे। सैराब उनके करीब आकर बोला, चलो भाई लोग शाम की तैयारी रखो। वो किस लिए? फ़हीम ने पूछा। रोहेल अंकल का पता करने जाना है कि नहीं नालायकों? सैराब ने फ़हीम को टेढ़ी नज़रों से देखा। मैं ज़रूर चलूँ, अम्मी ने भी कहा था वो भी जाएंगी, सबसे पहले रुमान बोला। अजहान भी कहने लगा, मामा पापा ने भी कहा था मैं जाऊँ तो इन्हें भी साथ ले चलूँ। बस फिर ठीक है, शाम को चलते हैं सब। मैं भी ज़ूबी और अम्मी को लेकर आ जाऊँगा, सैराब ने सबसे कहा। फिर वो सब उठकर गेट की तरफ आए जहाँ वो तीनों इन्हीं का इंतज़ार कर रही थी। रज़िया सुल्ताना, आज हम आएंगे तुम्हारी तरफ, ज़रा एहतमाम कर लेना, अजहार ने दांत निकालते हुए कहा। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे पहली बार आओगे मेरे घर, रमज़िया ने चढ़कर कहा। खिलाफत को आज वो अजहान के इसके रज़िया सुल्ताना बोले पे भड़की नहीं थी। अब चलो घर चलते हैं, फ़ाइका कहते अपनी बाइक की तरफ बढ़ी। इसके पीछे रमज़िया भी निकल आई। एक एक करके वो सब बाहर निकल आए और एक दूसरे को अल्लाह हाफ़िज़ कहते हुए अपनी अपनी गाड़ी में बैठ गए। पहले फ़ाइका और रमज़िया निकले, इनके पीछे सैराब, सनोबर, फिर अजहान और फ़हीम और सबसे आखिर में इर्तज़ा और रुमान। तुम बहुत बुरे हो सैराब, क्या था जो तुम मुझे रमज़िया के साथ जाने देते? तो सनोबर ने नाराज़गी से कहा। शाम में सब साथ चलेंगे ना, देखो मना तो नहीं किया ना मैंने, सैराब ने प्यार से समझाते हुए कहा। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, एक ताई अम्मी है जो मेरी हर बात मानती है, सनोबर ने दुख से कहा। सैराब का दिल किया अपना सर पीट ले कि सनोबर बात को कहाँ से कहाँ ले गई थी। सॉरी, गलती हो गई, आइंदा कुछ नहीं बोलूँगा, बस हाथ जोड़ने की कसर रह गई थी, बाकी तो कर लिया था सैराब ने। पहले आइसक्रीम खिलाओ फिर माफ़ करूँगी, रमज़िया ने अपनी नाराज़गी का फ़ायदा उठाने का सोचा। हाँ हाँ खिलाता हूँ, बस नाराज़ नहीं होना मुझसे, मैं तुम्हारी नाराज़गी नहीं अफोर्ड कर सकता, सैराब ने बेचारगी से कहा। उसने रमज़िया के घर के आगे बाइक रोकी। रमज़िया जल्दी से उतरी और फ़ाइका को अल्लाह हाफ़िज़ कहकर दरवाज़ा बजाने लगी। फ़ाइका भी अल्लाह हाफ़िज़ कहकर बाइक आगे बढ़ा लेगी। अस्सलाम वालेकुम, रमज़िया ने घर में दाखिल होते ही ऊंची आवाज़ में सलाम किया और बाबा के रूम में आ गई। वालेकुम अस्सलाम, आ गई मेरी लाडो रानी, रईस साहब ने प्यार से पूछा। फ़क भी इनके पास बैठी बाबा के पाँव दबा रही थी। जी पापा, आपकी तबीयत कैसी है? और अब रमज़िया ने बाबा का हाथ पकड़ के पूछा। बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी लाडो की दुआ और उफ़ा के ख्याल रखने से ठीक हो गया हूँ, बिल्कुल। रईस साहब ने मोहब्बत से अपनी दोनों बेटियों को देखते हुए कहा। गुड़िया तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ, फिर खाना खाती हूँ, फ़क ने रमज़िया से कहा। ओके आप ही, रमज़िया उठकर रूम में आई फ्रेश होने। रमज़िया नीचे आई तो फ़क खाना टेबल पर लगा चुकी थी। आप ही पापा नहीं खाएंगे क्या? रमज़िया ने फ़क से पूछा। नहीं गुड़िया, वो खा चुकी हैं, इनको मेडिसिन देनी थी इसलिए, वो फ़क ने जवाब दिया। तो आपने क्यों नहीं खाया? आप खा लेती ना, रमज़िया ने फ़क के गले में बाहें डालकर लाड से पूछा। क्योंकि मेरी गुड़िया के बिना मेरे हलक से खाने के एक नवाला भी नहीं उतरता, फ़क ने भी इसी के अंदाज में जवाब दिया और वो दोनों खिलखिला के हंस पड़ी। और दूर खड़ी किस्मत इनको अफसोस से देख रही थी कि आने वाला वक्त इनके चेहरों से हंसी छीनने वाला था। शाम का टाइम था। रमज़ी अपने पापा के कमरे में आई तो देखा उफ़क पापा के पास बैठी थी और न जाने क्या राज़ो न्याज़ कर रही थी। कर ले मेरे खिलाफ बातें आप लोग, रमज़िया शरारत से कहती बेड पर आकर उफ़क के साथ बैठ गई। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि लोगों के बारे में बातें करते फिरें, उफ़क ने भी इसी के अंदाज में कहा। पापा देख रहे हैं आपके सामने आप ही ऐसे बोल रही है, रमज़िया रोहेल साहब की तरफ देखकर शिकायत के अंदाज में कहा। अरे मेरी शहज़ादी, आप भी मजाक कर रही हैं मेरी लाडो के साथ, रोहेल साहब ने रमज़िया को अपने साथ लगाते कहा। अच्छा फिर ठीक है, रमज़िया ने कहते हुए उफ़क को अपने साथ लगा लिया और रोहेल साहब अपनी दोनों बेटियों को देखते मुस्कुराने लगे। बैल की आवाज़ पर रमज़िया बेड से उतरती, मैं देखती हूँ कौन आया है, कहती हुई बाहर भागी। ये कभी नहीं बदलेगी, उफ़क भी हंसते हुए कहती। बेड से उठी, रोहेल साहब भी हंस दिए। रमज़िया ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने स्नोबर की अम्मी, अब्बू और ताई अम्मी को खड़े पाया। फ़ौरन साइड पर होते ही इन्हें अंदर आने की जगह दी। अस्सलाम वालेकुम, सलाम करते ही रमज़िया सैराब की अम्मी से मिली, फिर सनोबर की अम्मी से मिली। इन दोनों ने गले लगाकर रमज़िया को प्यार किया। सनोबर के अब्बू ने सर पर हाथ रखकर दुआ दी। वो इन सब को लिए रोहेल साहब के कमरे में आ गई। इनको बैठाकर रमज़िया किचन की तरफ जाने लगी। अंदर उफ़क भी सबसे मिलकर किचन में आई और रमज़िया से बोली, गुड़िया तुम पानी लेकर जाओ, मैं चाय रखती हूँ। रमज़िया सर हिलाकर जवाब देती। पानी का जग और गिलास ट्रे में रखे रोहेल साहब के कमरे में आई। ताई अम्मी, सनोबर और सैराब नहीं आए? रमज़िया ने सैराब की अम्मी से पूछा। सनोबर की देखा देखी वो सभी सैराब की अम्मी को ताई अम्मी कहते थे और इस बात पर किसी को भी एतराज़ नहीं था। बेटा हमारे पीछे ही थे, क्यों अंदर नहीं आए क्या? तायरा बेगम ने हैरान होते हुए पूछा। इनको पानी देकर रमज़िया बाहर आई, गेट की तरफ आए कि देख सके कि वो लोग बाहर तो नहीं खड़े। अरे रमज़िया कहाँ जा रही हो? हम यहाँ हैं, उसे गेट की तरफ जाता देखते सैराब ने आवाज़ दी। वो गेट खोलने ही वाली थी कि उसे सैराब की आवाज़ आई। उसने गर्दन घुमा के देखा तो सनोबर और सैराब लान में रखी चेयर्स पर बैठे थे। वो जल्दी से इनकी तरफ आए। अस्सलाम वालेकुम, अरे तुम दोनों मुझे नज़र ही नहीं आए, कहाँ थे तुम लोग? रमज़िया ने सर पर हाथ मारते हुए कहा।
वालेकुम अस्सलाम। हम इधर ही थे जब तुम अपनी आंटियों से मिल रही थी। अगर पीछे देखती तो हम नज़र आते ना। तुम्हें सनोबर ने मुंह बनाते हुए कहा। सिराप ने कहा, आओ अंकल से मिलकर आते हैं। तो वो भी खड़ी होगी। वो लोग जा ही रहे थे कि गेट खुलने की आवाज़ पर रुक गए और देखने लगे जहाँ अजहान अपनी फैमिली के साथ अंदर आ रहा था। इसके पीछे इर्तज़ा था अपने मॉम डैड के साथ। वो सब लोग अंदर आए तो रमज़िया, सनोबर और सिराप उनकी तरफ बढ़े। अस्सलाम वालेकुम। तीनों ने एक साथ सलाम किया। सबसे मिलकर रमज़िया इनको रोहेल साहब के कमरे में ले आए। जहाँ सब बातें कर रहे थे, इज़हान और इर्तिज़ा के पेरेंट्स भी इनके साथ ही बैठ गए और रोहेल साहब की तबीयत का पूछने लगे। रमज़िया किचन में आई और इसके पीछे सेहराब, सनोबर, इज़हान और इर्तिज़ा भी। रोहेल साहब को सलाम करके बाहर लॉन में आ गए। इज़हान किचन में रमज़िया के पीछे आया और स्लेब पर बैठ गया। फिर उफ़ा को देखते हुए बोला, अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो इज़हान? सलाम का जवाब देते हुए हक ने पूछा। मैं ठीक फिटफाट आपके सामने हूँ, इज़हान ने बच्चों की तरह कहा। वो वक्त मुस्कुरा दी। रज़िया सुल्ताना, तुम क्या कर रही हो? इज़हार ने रमज़िया को देखा जो कबाब फ्राई कर रही थी, मगर फिर भी पूछ बैठा, आदत से मजबूर। अज़ान, तुम्हें किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई कि किसी के घर जाते हैं तो मुंह उठाकर कहीं भी नहीं टपक पड़ते? रमज़िया ने तब कहा, हाँ तो वो किसी का घर होता है ना, ये तो मेरा अपना घर है। इज़हार ने सुकून से जवाब दिया। रमज़िया प्लेट में कबाब रखकर फ्रिज की तरफ गई। इज़हार ने जल्दी से 2 कबाब उठाकर छुपा लिया। फ़ख ने उसे कबाब उठाकर छुपाते देख लिया। अज़हार ने एक नज़र उफ़क़ को देखा जो अपनी हंसी दबाते हुए उसे ही देख रही थी। वो ढिठों की तरह मुस्कुरा दिया। शर्मिंदा होना तो उसने सीखा ही नहीं था। बाहर से फ़हीम की आवाज़ सुनता अज़हार स्लीप से उतरा। मैं ज़रा लॉन में जा रहा हूँ, कहते हुए अज़हार बाहर निकल आया और दिल में बोला, शुक्र है रज़िया सुल्ताना ने नहीं देखा, वरना हलक में से भी निकलवा लेती ये कबाब।